बात देवभूमि की। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को देवभूमि का शुभ वस्त्र पहनाया गया। आपको बता दें कि इस शुभ वस्त्र को उत्तराखंड की खास लोक कला ऐपण से तैयार किया गया है। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति से बने वस्त्रों से रामलला का श्रृंगार किया गया है। ये उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो पहनावा है, हमारे यहाँ की जो चीजें हैं, जो हमारे धार्मिक पौराणिक चीजें जो हमारी चलती हैं, उनको अगर हम किसी भी अन्य प्रदेशों में भेजने का काम करते हैं, जिस तरीके से हमारे श्री राम जी के वस्त्रों को बनाने का यहाँ के हमारे उन कलाकारों ने काम किया है, हमारे उन लोगों ने काम किया, मुझे लगता है बहुत ही गर्व का महसूस होता है और ऐतिहासिक कार्य किया है उन्होंने कि अगर श्री राम जी अगर उत्तराखंड के बनाए हुए उन ऐपण के वस्त्रों को अगर पहनाया जाएगा वहां पर, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये गर्व की बात होगी कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जो हमेशा प्रथम स्थान पर आता है। और क्योंकि श्री राम जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पूजनीय मानते हुए वहां पर विराजमान उनको करने का काम किया, क्योंकि श्री राम जी पूरे देश और दुनिया में जो है पूजे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व और ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जिसमें हमारे लोगों ने वहां पर अपना स्थान प्राप्त करने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निगम उपक्रमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। जिस तरह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह है। जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें चाहे कोई कर्मचारी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूर्व में ही सभी कर्मचारियों को 4% जो महंगाई भत्ता दिया है उसको बढ़ाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं, वो दिया जा चुका है। और इस महंगाई भत्ते से जो कर्मचारी वर्ग वंचित रह गए थे, चाहे निकायों के हों, बोर्ड के हों और नगर निगम के हों, परिषदों के कर्मचारी हों, उनको जो इससे वंचित थे उनको भी सरकार ने 4% महंगाई भत्ता देने की का अनुमोदन दे दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कर्मचारी हितों के साथ है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है और इसीलिए ये अनुमोदन दिया गया है। और इसके लिए, इस निर्णय के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट हो गया है। दरअसल प्रशासन की ओर से देवभूमि के सभी मंदिर और खासकर बद्रीनाथ, केदारनाथ के मंदिरों में प्रसाद और भोग के टेस्टिंग के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरें दुखद हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं इसको देखते हुए देवभूमि के मंदिरों में प्रसाद और भोग के नियमित जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे हम ये तय करेंगे कि प्रसाद में किसी भी तरह की कोई मिलावट ना की जाए। तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है और उसमें जो मिलावट का विषय है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने भी यहाँ पर हिदायत दे दी है और आदेश जारी कर दिए हैं कि हमारे मंदिरों के अंदर भी जिस सामग्री से प्रसाद बनता है उस सामग्री की और प्रसाद की भी जांच हो। और हमने ये निर्देश दे दिए हैं कि सारे स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और जो सामग्री है जिससे प्रसाद बनता है उसका भी ध्यान रखा जाए कि उसके अंदर कोई मिलावट ना हो। गुणवत्ता वाली जो कंपनियां हैं उनका ही सामान लिया जाए। तो इस प्रकार से हमने निर्देश निर्गत कर दिए हैं और हम जो जांच हो रही है तिरुपति के मिलावट की जो बात है, प्रसाद के मिलावट की जो बात है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। पर इस समय फिलहाल हमने उत्तराखंड के मंदिरों की सैंपलिंग भी करवा रहे हैं और सामग्री की जांच भी करवा रहे हैं ताकि कोई भी प्रदूषित मिलावट वाला सामग्री मंदिर के अंदर प्रवेश न कर सके।
टेक होम राशन के एनसीसीएफ को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध किया है। इतना ही नहीं, इसको लेकर महिला कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से राशन का वितरण कर रही थी, तो आखिर सरकार ने उनसे राशन के वितरण के काम को क्यों छीन लिया? और जब महिलाओं से काम छीना ही जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों हो रही है? तो सारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और हम सब लोग मिलके सचिवालय का घेराव करेंगे, सचिवालय पे बैठेंगे और इसके बाद अगर सरकार इस डिसीजन को वापस भी लेगी तो ये पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का रूप लेगा। हम हर जिले में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे और स्वयं सहायता समूह को साथ लेके उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलौर क्षेत्र के थितकी गांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जनपद के नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जनता की समस्या सुनी और मौके पर ही कई समस्याओं का निपटारा किया। साथ ही जनता दरबार में गैर हाजिर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के भी आदेश जारी किए गए। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे इस गांव में आया हुआ है, थितकी गांव में, और यहाँ पर जनता की समस्याओं को सुना गया है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कुछ अतिक्रमण की समस्याएं हैं, कुछ सड़क की समस्या है और कुछ लोगों ने बताया है कि उनको जोहड़ जो है वो खोदने की आवश्यकता है, खुदा नहीं हुआ है। बारात घर की आवश्यकता लोगों ने बताई है। तो कई प्रकार की समस्याएं बताई हैं। जल निगम ने पाइपलाइनें बिछाई हैं, उन्होंने भरा नहीं है उसको जो है। तो सब समस्याओं को सुना गया, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और समय से इनका समाधान किया जाएगा। हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है। हमारे यहाँ डीएम साहब और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और जो सीओ साहब बहुत अधिकारी आए हैं। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, सबकी समस्याएं सुनी गई हैं और समाधान का वादा किया गया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तो गांव की तालाब की है। कभी हमारे गांव में बीच में एक तालाब हुआ करता था, जो तकबंदी अभिलेख में फिलहाल मौजूद नहीं है। वो तालाब लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है, पानी की निकासी नहीं हो पाती। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही रही। फिर दूसरी समस्या हमारी है, किसानों के खेतों में जो पाइपलाइन डाली जाती थी पहले, वो बंद कर दी है सरकार ने। हमारी रिक्वेस्ट है वो पाइपलाइन की योजना फिर से शुरू की जाए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बेटी का सम्मान किसान की मौज है भारी, केवल बीजेपी चाहिए ये कहती ही जनता सारी, ये कहती जनता सारी। भरोसा दिल से बीजेपी फिर से भरोसा दिल से बीजेपी। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में वेतन संबंधी और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे गुरुकुल कांकड़ी यूनिवर्सिटी के नाराज 3 कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को खासा मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत करने गए थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की, जिससे नाराज होकर यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी और सुराज सेवा दल का एक कार्यकर्ता टंकी पर चढ़ गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। तो जब हम 5 लोग वार्तालाप करने गए तो एक व्यक्ति को अकेले अंदर जाके धमका दिया और जब वो बाहर आए हमने पूछा जी आपने 5 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया, तो एक व्यक्ति उसमें से कहता है कि मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, जितने से उत्तराखंड में नेता नहीं उतने तो मेरे घरों में जो है हमारे खानदान है। जब कुछ लोग वार्ता करने गए थे तो इन लोगों का कहना है कि इनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मिसबिहेव किया गया और ये लोग फिर उस मिसबिहेव के विरोध में ये लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। तो मेरे द्वारा यहाँ पर आके इन लोगों से वार्ता की गई है और जो जिन पे इन लोगों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो उनके द्वारा अपने व्यवहार पे खेद प्रकट किया गया है और इस तरह से ये लोग इन्होंने अपना ये टंकी से नीचे उतर गए हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। तो वही बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीआर धोनी काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में
कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। तो वहीं बीएसपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आने वाली। इस बार दोनों पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया है, जो हमारे मूल अधिकारों पर इन्होंने कुठाराघात किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग समझ चुके हैं। और इस उत्तराखंड में भी आप जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में आपको इसका असर दिखेगा। धीरे धीरे हमारा अभी और कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों में आपको दिखाई देगा। तेज़ी से लोग भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस की नीतियों को समझ चुके हैं और इनसे छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। हम पूरे देश में परचम लहराएंगे, इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। रुड़की के आमखेड़ी गांव में किसान की हत्या के बाद जिले के एमएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल भारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान की हत्या के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली। इस मौके पर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि आमखेड़ी गांव में दो पक्षों में धारदार हथियार और लाठी डंडे चले थे। इस घटना में एक किसान आजाद की सिर पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। जो अभी हमारे पास सूचना है, करीब 3 से 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें एक की तो मृत्यु हो गई है, एक की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उसकी भी अभी इलाज चल रहा है। और बाकी अन्य लोग जो भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, उनके बारे में हम वेयरवॉल्स अभी पता कर रहे हैं और इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। जिसके द्वारा भी ये घटना की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी पूरा मौजूद है और इसमें लगातार सुरक्षा को देखते हुए जो वादी पक्ष है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य अगर बात आगे ना बढ़े तो लेते हुए लगातार हम लोग यहाँ पर मैंने निर्देशित भी किया है कि सभी यहाँ पर मौजूदा लोगों से बात करके जो भी आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी पूरी करेंगे और जो इन लोगों के बीच में जो विवाद की स्थिति है उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द भी किया जाएगा। देखिए, अभी तो क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है, अभी सारी चीज़ें तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट उस पर हम लोग इसमें। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में चल रही केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के साथ अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा की। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खाद्य विभाग की ओर से अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को चावल गेहूं के साथ मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा दी जा रही है। तो वही मंत्री रेखा आर्य ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग की ओर से अभी तक बजट जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। खाद्य विभाग की अंतर्गत जितनी हमारी, चाहे हमारे पीएचएस कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है, उनको पीडीएस सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है, तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके, अथवा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो जाए, ये विभाग को आज निर्देशित किया है। जिससे कि हमारे लगभग 1,84,000 परिवार जो है उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं भी वो इस योजना से वंचित न रह जाए, इसकी विशेष चिंता की जाए। ये आज देहरादून में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्मार्ट सिटी में बरसात के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी में लगने के बावजूद सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम लगातार जारी है। हालांकि बरसात के दौरान कुछ समय के लिए इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इसे शुरू किया गया है।
देखिए, मैं देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी के दर्शन करवा रहा हूँ। एक मैंने अभियान चलाया है, गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। ये मेरा अभियान है जो मैंने शुरू किया है। मैंने रायपुर विधानसभा की सरसधारा रोड से शुरू किया था। कल मैं राजपुर और धर्मपुर विधानसभा के बीच में जो सारंगपुर रोड है, उसमें रेलवे स्टेशन, जहां सबसे पहले यात्री पूरे देश के किसी कोने से अगर रेल के माध्यम से यात्री आता है तो देहरादून में जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है और उतरते ही सड़क पर उतरता है तो उसको किस प्रकार से उसका स्वागत होता है, किस प्रकार से सड़क में गड्ढे हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक जाम है, किस प्रकार से वहां पर जो पार्क है उसमें कूड़े के ढेर हैं, ये मैंने दर्शन कल करवाया। तो वही राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर एनएचएम पूरी तरह तैयार है। इस पर जानकारी देते हुए एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि पोषण के लिए बीमारियों को रोकना सबसे जरूरी होता है, जिससे लोगों को अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले पोषण और टीकाकरण के बारे में बताया गया है। इसमें जो हमारा डिजीज कंट्रोल होता है उसमें न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि बच्चे के बर्थ के भी पहले से इनफैक्ट शुरू हो जाता है। तो इसी के दृष्टिगत इस बार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होता है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हेल्थ थीम पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें किस प्रकार से जन्म के पहले से और किस प्रकार से न्यूट्रिशन में वैक्सीनेशन हर चीज का रोल को समझाया गया है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो जिले भर में ग्राउंड लेवल तक आशा कार्यकर्त्री जो हमारी हैं, एएनएम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी डॉक्टर्स हैं, वो भी इसके महत्व को सास बहू सम्मेलन आदि के माध्यम से समझा रहे हैं। और इसमें जो हमारा आईसीडीएस डिपार्टमेंट, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उनको भी हम लोगों ने ऑन बोर्ड साथ में किया हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आबरा का डाबरा ईसाकरण तय बेटिया की संख्या नहीं बढ़ी हरियाणा में। हमने बीजेपी तय वोट दिया, उनने काम करया, तब बढ़ी है हम बेटियां आगे नॉन स्टॉप। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून जिलाधिकारी सबिन बंसल पद संभालने के बाद से ही एक्टिव मोड पर हैं। दरअसल डीएम सबिन बंसल ने स्कूलों की स्थिति सुधारने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने कहा कि वो स्कूलों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए धन की कमी ना हो। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नैनीताल जिले में डीएम रहते हुए सबिन बंसल ने सभी स्कूलों को बेहतर करने की दिशा में कई कदम उठाए थे। हमारा रोड मैप 2 महीने का है, जिसमें स्कूल्स को आधुनिक बनाने की जो लक्ष्य हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। वो चाहे वाइट बोर्ड्स हों, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट 1 आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हों, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हों। सो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का बजट है उसको रीडू किया गया है, उसको रीमॉडल किया गया है और उसमें स्पेसिफाई किए गई हैं ये इंस्ट्रक्शंस कि ये चीज़ें प्रिंसिपल्स को अनिवार्य रूप से स्कूल्स में लगानी होंगी विदिन 2 मंथ्स। और विदिन 2 मंथ्स हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स सर्टिफाई करेंगे। दे विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स टू अस दैट हैज़ बीन डन इन एवरी स्कूल। उसके बेसिस पे वी विल रिज्यूम कि ये हो चुका है, और ताकि हम जो रैंडम इंस्पेक्शंस करें स्कूल्स में, हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी, हमारे एसडीएम्स और हम, वो चीज़ें हमें विजिबली वहाँ पर एस्टैब्लिश दिखें। उत्तराखंड परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ये तैयारी की जा रही है। तो इस पर जानकारी देते हुए संयुक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्यवाही की गई थी। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था, उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं।
बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहां वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जहां वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके आगे यात्रा कर सकता है, उसको हेल्डअप नहीं होना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है लोगों में। न्यायालय से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके चलते ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 46,706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने में अधिकारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जिला पूर्ति कार्यालय को सूची श्रम विभाग से उपलब्ध कराई गई है, उनमें श्रमिकों को पूरा नाम पता तक दर्ज नहीं है। दरअसल देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय को 1,20,000 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की सूची श्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 46,706 श्रमिकों के आधार कार्ड ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नहीं है। अधिकांश मोबाइल नंबर भी बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से श्रमिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिला पूर्ति कार्यालय के लिए चुनौती बन गई है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि श्रमिकों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी श्रमिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जिले में जितने भी राशन कार्ड का प्रक्रिया है वो हमने उसको बहुत सरलीकरण किया है, और इसके अलावा हमने जो भी राशन कार्ड बनाने का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कम से कम पे हम प्राप्त करके राशन कार्ड बना रहे हैं। इस बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत जो मजदूर ई श्रम पोर्टल पर दर्ज हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनको टॉप प्रायोरिटी पे बना के देना है। तो इसी स्कीम के अंतर्गत हमें जो डेटा श्रम विभाग से प्राप्त हुआ, उसमें करीब 50,000 से अधिक ऐसे श्रमिक थे जिनका राशन कार्ड वहाँ पर एनरोल नहीं थे। तो उनके मोबाइल नंबर हमें उपलब्ध हुए, हमने उनको फ़ोन करा के सभी को 50,000 को, और उनसे उनके राशन कार्ड की स्थिति ज्ञात की।